Hi everyone, this is your social guru Dalika Sarwal from Exemplar Point. Today we are going to discuss the most important questions from the chapter 1, History, the rise of nationalism in Europe. So these are the most important questions and I know you are preparing for your boards very well. So that is why it is very important. So let's just proceed. Define the term romanticism. How did it facilitate the promotion of nationalist sentiment? So as हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सुना पढ़ा और हमने देखा कि वहां से कुछ आइडियाज मिले, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, और यही सारे आइडियाज लेटर ऑन स्प्रेड होते चले गए ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सो ऑन इन यूरोप. तो जब ये सारी चीजें वहां पे स्प्रेड हुई तो लोगों के अंदर कुछ देशभक्ति की भावना जागी, ठीक है. और ये जो देशभक्ति की भावना थी इसी को हम क्या कहते हैं, रोमांटिसिज्म इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज. मैंने आपको समझा दिया, ठीक है. ये वो वाला रोमांस नहीं है जो आप समझ रहे हैं. दिस इज द रोमांस अबाउट द फोक टेल्स, अबाउट द फोक सॉन्ग्स, अबाउट द फोक म्यूजिक, ठीक है. और इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं. दैट इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प शेप नेशनलिस्ट फीलिंग. जस्टिफाई, अब फिर से क्वेश्चन आ गया ना, जस्टिफाई. सो ये जो क्वेश्चन होता है जस्टिफाई, उसमें हमें बिल्कुल अच्छे से जस्टिफाई करना होता है. एंड समटाइम्स वी थिंक कि हम क्या लिखे, ओ गॉड इसमें क्या लिखे. तो ऐसे परेशान नहीं होना है. जस्टिफाई में हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है. वी जस्ट हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन, ठीक है. व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर. तो जब हम इस बात का पता लगा लेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, क्या पूछ रहा है. स्टेटमेंट क्वेश्चंस आर ऑलवेज बेटर क्योंकि उसमें हम उसमें से ज्यादा पॉइंट्स को यहाँ पे आंसर में भी पोर्ट्रे कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, फोक टेल्स, आर्ट, पोइट्री. तो ये सारी चीजें कब होती, कहाँ होती हैं? ये सब फीलिंग्स हैं, ये सब नेशनलिज्म की फीलिंग को राइज करने के लिए यूज किया जाता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म. तो इसको एक नया नाम दे दिया गया, दैट इज व्हाट, रोमांटिसिज्म. सो द टर्म वी आर रेफरिंग हियर, इट इज रोमांटिसिज्म, ओके. और इसको किस तरीके से इसका प्रमोशन किया गया, थ्रू द नेशनलिस्ट, ठीक है. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को अपलिफ्ट करने के लिए किस तरीके से इसको यूज किया गया वो अभी हम पढ़ने वाले हैं. सो नाउ लेट्स जस्ट सी, प्रोसीड कि इस तरीके के फोक टेल्स, फोक सॉन्ग, म्यूजिक, पोइट्स की जो पोइट्रीज हैं, ठीक है, जो कल्चर है उसको डिफाइन किया गया. क्यों डिफाइन किया गया? because Europe was a scattered area. In every region there were different monarchs and that was not under an umbrella of any one or two or three monarchs. So there are several monarchs and the people, they did not have the feeling of oneness or common consciousness, and that is why it is the most important thing to just upgrade, to just uplift the feelings of nationalism in the hearts of the people. And because of that, for that, romanticism is the most required thing. And what is romanticism? The feeling, the oneness, which creates the feeling of oneness, right? So इससे क्या होता है, feelings create कर सकते हैं oneness की, कॉमन कॉन्शियसनेस की. अब जैसे हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, या हम बात करें डिफरेंट नेशनलिस्ट लीडर्स की, अगर मैं बात करूं चंद्रशेखर आजाद की, अगर मैं बात करूं रानी लक्ष्मीबाई की, सो वी आर नॉट हम उनके रिलीजन पे या हम उनके कास्ट के साथ कनेक्ट नहीं करें. वी आर नॉट कनेक्टिंग विद द कास्ट, with their religion, with their region. हम किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि हम एक कॉमन कल्चरल पास्ट को शेयर करते हैं. चाहे हम वेस्ट बंगाल में बात करें, चाहे हम पंजाब में बात करें, चाहे हम राजस्थान में बात करें, चाहे हम बिहार में बात करें. इट्स नॉट अबाउट द रीजन, इट्स नॉट अबाउट द कास्ट, इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन, इट्स अबाउट द कॉमन थिंग वी शेयर, ठीक है, द कॉमन कल्चर वी शेयर. So romanticism is all about the common culture, the poetry of the artists, okay, the folk songs, folk musics, folk dances, etc. अब इस आंसर को किस तरीके से पोर्ट्रे करना है, लेट्स सी.
इंपॉर्टेंट अप्रोच टूवर्ड रीजन एंड साइंस। रीजन एंड साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर क्रूशियल, ठीक है, टू डेवलप द सोसाइटी। बट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म इट सेज कि हमें किस पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए मिस्टिकल फीलिंग्स पर, इमोशंस पर, इंट्यूशंस पे, ठीक है, इन चीजों पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि फादरलैंड का कॉन्सेप्ट दिया गया, द सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्यों दी गई, सो दैट लोग जो हैं वो कल्चरली कनेक्टेड फील कर सके, सो दैट दे कैन रिलेट देमसेल्व्स विद द कंट्री एंड विद ईच अदर। ओके, सो यहाँ पे देखिए, रोमांटिक आर्टिस्ट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड ऑन इमोशंस, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, बट फोकस should be on the emotions, intuitions and mystical feelings. The poets and romantic artists tried to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of the nationalism. तो nationalism की फीलिंग को अपलिफ्ट करने के लिए एक बेस यूज किया गया, और उस बेस को हम क्या कहते हैं, उस बेस को हम कहते हैं रोमांटिसिज्म, जहां पे कॉमन कल्चर को शेयर किया गया, कॉमन पास्ट को शेयर किया गया। चलो अब बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं देते, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा देते हैं। साइंस एंड रीजन, द अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने की बात करते हैं तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग्स होते हैं ना, वो पूरा एक आपने क्या कर दिया, एक ऐसी दुनिया बना दी कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है, बहुत अच्छी दुनिया बनती। जैसे हमने कुछ पेंटिंग्स में देखा, पोइट्स ने दिखाया है कि डेमोक्रेसी मिल गई है, लोग बहुत हैप्पी हैं, ठीक है, तो इस तरीके की मिस्टिकल फीलिंग्स को अपलिफ्ट करना, इसमें हम कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं, कॉमन हेरिटेज को शेयर करते हैं, और वो बेस बन जाता है नेशनलिज्म की फीलिंग को अपलिफ्ट करने का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोक कल्चर। अब सब फोक के बारे में हम लोग बात करेंगे। फोक कल्चर, फोक कल्चर में यहाँ पे मेरे पास 2 नाम है, ठीक है, सम रोमांटिक्स, ये कौन है बेटा, ये पोइट्स हैं, ये आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इन चीजों को, इस देशभक्ति को रोमांटिक बनाया है। सो लाइक द जर्मन फिलोसोफर योहान गॉटफ्राइड हर्डर tried to popularize the true spirit of the nation through folk songs, folk poetry and folk dances, ठीक है। तो जब भी बात आए योहान गॉटफ्राइड हर्डर की, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे फोक सॉन्ग्स के बारे में, हम बात करेंगे फोक पोइट्री के बारे में, और हम बात करेंगे फोक डांस के बारे में। और फिर दूसरा नाम क्या आता है कल्चर में, देखिए हाईलाइटेड है, इसको ध्यान से रिवाइज कीजिएगा, और एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार वापस से नामों को और जो कीवर्ड्स है उसको रिवाइज कीजिएगा। जैसे कि एक नाम पहला क्या हो गया हमारा, योहान गॉटफ्राइड हर्डर, और इनके पास इन्होंने किस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस एंड फोक पोएट्री। इसके बाद दूसरे पर्सन हमारे पास आते हैं कैरोल कर्पिंस्की, ठीक है। कैरोल ने क्या किया, कैरोल ने किस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज किया, उन्होंने एम्फेसाइज किया म्यूजिक में, ओपेराज पे, और जिसके थ्रू क्या हुआ, उन्होंने कुछ ऐसी डांस फॉर्म्स को नेशनल सिंबल्स में क्रिएट करवा दिया, ठीक है। तो इसमें कौन से फॉर्म्स थे, पोलोनेज एंड मजूरका, ये 2 डांस फॉर्म धीरे धीरे नेशनल सिंबल बन के, जैसे हमारे यहाँ पे कथक है, भरतनाट्यम है, उड़ीसी है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखो किस तरीके से फोक कल्चर को स्प्रेड करने की वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को राइज किया जा सकता है, ठीक है। साइंस और रीजन इंपॉर्टेंट है, बट मिस्टिकल फीलिंग्स, इंट्यूशन और इमोशंस को भी इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फोक कल्चर। फोक कल्चर पे मैं 2 ही लोगों की बात करूंगी, एक बात करूंगी योहान की और दूसरी बात करूंगी कैरोल की, ठीक है। तो योहान ने क्या किया, फोक डांस, फोक पोएट्री, फोक म्यूजिक, और कैरोल ने क्या किया, फोक डांसेस, ओपेराज एंड म्यूजिक, और उन्होंने पोलोनेज और मजूरका को 2 ऐसे डांस फॉर्म को क्रिएट किया, या उसको इतना ज्यादा अपलिफ्ट किया कि वो नेशनल सिंबल्स बन गए। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एम्फसाइज ऑन वर्नैकुलर लैंग्वेज। वर्नैकुलर का मतलब क्या होता है, लोकल लैंग्वेज, जो हम आप एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन एरिया में, एक सिमिलर एरिया में यूज करते हैं उसको, ठीक है, लोकल लैंग्वेज। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है कॉमनली, ठीक है, राजस्थान में मारवाड़ी या राजस्थानी लैंग्वेज बोली जाती है, इसी बिहार में बिहारी बोली जाती है, जस्ट दैट वे
एम्फेसाइज ऑन द वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो हम वर्नाकुलर लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब वहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज तो बिहारी, पंजाबी और मारवाड़ी हो नहीं सकती, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग। बिकॉज लैंग्वेज क्या है, हम एक दूसरे से अपने इमोशंस, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ों को शेयर कर पा रहे हैं, आदान प्रदान कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, विदाउट भाषा आप अपने दिल का इजहार कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो भाषा सीख लो, ठीक है। चलो एनीवेज, इसके बाद देखो नेशनलिस्ट फीलिंग को अपग्रेड करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंसी है। सो द ग्रिम ब्रदर्स, इसमें नाम आएगा किसका, ग्रिम ब्रदर्स का। ग्रिम ब्रदर्स प्रमोटेड जर्मन लैंग्वेज टू अपोज फ्रेंच डोमिनेशन थ्रू देयर कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स। The Polish used language as a weapon against Russian domination. Anyways, इसमें सिर्फ एक नाम याद करना है हमको, ग्रिम ब्रदर्स का। और ग्रिम ब्रदर्स ने क्या किया, ग्रिम ब्रदर्स ने जर्मन लैंग्वेज में बहुत सारे फोक टेल्स को गैदर किया था। हमने प्रिंट कल्चर में भी इनके बारे में पढ़ा था। सो ग्रिम ब्रदर्स ने बहुत सारे फोक टेल्स को जर्मन लैंग्वेज में क्या कर दिया, कलेक्ट करके जर्मन लैंग्वेज में उसको लोगों के बीच स्प्रेड किया, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन बन गया in terms of rise in nationalism, rise in feelings of romanticism. ओके इसके बाद पॉलिश लैंग्वेज, जो पोलैंड में जो यूरोपियंस के खिलाफ, रशियंस के खिलाफ जो भी डोमिनेशन वो लोग करते थे ऑन पोलैंड, ठीक है, जो भी कर रहे थे, तो रशियन डोमिनेंस को खत्म करने के लिए पोलैंड के लोगों ने कभी भी रशियन लैंग्वेज का यूज नहीं किया। उन्होंने पॉलिश को ही यूज किया और उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन के रूप में अपनी कंट्री को उस डोमिनेशन से मुक्त कराने के लिए, फ्री कराने के लिए यूज किया। ओके गाइज, सो द पॉलिश लैंग्वेज, द पॉलिश यूज लैंग्वेज, देयर ओन लैंग्वेज अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।